हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के लास्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं नीट एग्ज़ाम के डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कि कैसे उनको निकालें, कैसे समझें, किस तरह सोचें, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालें, वो सब आज हम आपस में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, The radius of electron in the first excited state of H atom। ये आया है MP PMT मध्य प्रदेश PMT में 2004 में। क्या कह रहा है कि ये जो सबसे इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है H एटम की। देखो H एटम की ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 1s1 में होता है H एटम। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, पहली शेल है, और ये हो गई दूसरी शेल। तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, यानी कि वो सेकंड शेल में जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा इस समय n+1 है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, n बराबर 2 होगा। अब हमें क्या निकालनी, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी। तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये 0.529 क्या है, ये हमने बताया था आपको, रेडियस है हाइड्रोजन की। तो इसको हम लिख सकते हैं A0, या A0 जो डिनोट किया गया है ये हाइड्रोजन की रेडियस को डिनोट किया गया है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं n² इंटू A0। ठीक है, अब चूंकि हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, Z एटॉमिक नंबर तो वही का वही है। ठीक है, तो सेकंड, ये तो हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए। रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियस क्या होगी, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 2⁻² A0, यानी कि 4A0/Z। ये इसका कितना गुना है, RF। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस ग्राउंड स्टेट की रेडियस की कितनी गुना है, 4 गुना ही तो है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4A। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4A0। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द H एटम इज -328 kJ/mol। सो द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। अब फोर्थ बोर ऑर्बिट की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए क्या करते हैं, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड बोर ऑर्बिट की हमें दी हुई है एनर्जी, ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट की एनर्जी हमें निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, Z² माइनस में इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दो, जो एनर्जी है वो Z तो देखो आप सेम है, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर यूज किया गया है। n वैल्यू क्या है, डेट इज द ऑर्बिट शेल, सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि हमारी एनर्जी जो है वो ऑर्बिट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी को मैं कंपेयर करूं तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारी बन जाएगी। देखो आप, बनेगी नहीं बनेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देते हैं। E2 कितनी हमारी, -328। E4 हमें निकालनी है फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर, 16/4 यानी कि 4। इट मीन्स E4 इज इक्वल टू, इट मीन्स हमारा देखो E4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -328/4 आ गया 81 kJ/mol। ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है भाई, ये कर रहा है, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हैव मिनिमम वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, ये आया है DPMT दिल्ली PMT 2005 में। किसकी होगी मिनिमम वेवलेंथ, वो कैसे निकालेंगे हम, देखो वेवलेंथ एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू hc/λ, ये हमको पता है।
जब वेवलेंथ मिनिमम होगी तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाई एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा है, कह सकते हैं हम। अब आप देखो, इधर देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये N1 शेल, ये N2 शेल, ये N3 शेल, एंड देन ये क्या है, N4 शेल। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन देखते हैं हम। N4 से N1, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ था, महाराज यहाँ बैठे हुए थे, वो कूदे कहाँ, यहाँ तक कूदा। अरे यार, जैसे मान ले तुम ही बैठे हो, चौथी मंजिल से तुम कूदो। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, चौथी मंजिल से कूदने पर ज़्यादा, चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं, चौथी से पहले पे कूदा एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड दूसरी से पहले पे कूदा, ठीक है, फिर चौथी से दूसरे पे कूदा, कहाँ कूदा, इतना कूदा, फिर तीसरे से पहले पे कूदा। ठीक, अब चौथी मंजिल से आप कूदो तो ज़्यादा चोट लगेगी, दूसरी से पहली पे कूदो तो ज़्यादा चोट लगेगी, चौथी से तीसरी पे कूदो तो ज़्यादा चोट लगेगी, या तीसरी से पहली पे कूदो तो ज़्यादा चोट लगेगी। बताओ पैरों पर सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगेगी? यहाँ तो सिर्फ एक मंजिल का गैप रहा, यहाँ दोनों में 2 मंजिल का, यहाँ 3 मंजिल का, कहाँ सबसे ज़्यादा, डेट इज़ यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब यही बात मैं इन्वर्स करके कहूँ, यहाँ से यहाँ चढ़ के जाओगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कूदोगे तो ज़्यादा पैर दुखेंगे। तो इट मीन्स क्या, एनर्जी कहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, इस एरिया में हो रही है, यानी कि N4 से N1 में जाने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ का ट्रांजिशन ये होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द H एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। क्या कह रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो H एटम में कौन सा ट्रांजिशन ऐसा होगा जिसमें सबसे कम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। तो जिसमें सबसे कम एनर्जी का फोटोन अराइज होगा, तो वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम इसको? देखो, इसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, क्लियर। अब न्यूक्लियस की ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, 6 तक की तो दी है इसमें, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, इसलिए करा रही हूँ, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये देखो आप जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है या जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, जैसे यहाँ पे मान लिया और यहाँ पे, इन तीनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और किस में मुश्किल? ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के पास है, सबसे मुश्किल काम इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। फिर इससे निकालना थोड़ा और आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, तभी तो धीरे धीरे जाते जाते जैसे भी हम ऑटोमोस्ट ऑर्बिट पे पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे जैसे हमारे शेल्स बढ़ते जाते हैं, एक चीज़ याद रखनी है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप देखो एनर्जी का क्रम क्या होता है, Z² अपॉन N², डायरेक्टली प्रोपोर्शन Z सेम होता है, N क्या होता है अपोजिट में। जितनी ज़्यादा N की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, यानी कि हमारी एनर्जी क्या होती है, माइनस में कम होती जाती है। -13.6 पहली ऑर्बिट की, तो दूसरी ऑर्बिट क्या होगी, अपॉन 4 हो जाएगी। -13.6 अगर पहली ऑर्बिट की होती है तो दूसरी ऑर्बिट क्या होगी, N² है चूँकि, तो अपॉन 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, देखो 4 × 12 4 × 16 3.4। तो यानी कि क्या, एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि निगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, यानी कि एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो शेल्स की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन जो शेल्स में एनर्जी का डिफरेंसेस है वो कम होता जाता है। ये बात आप क्लियरली नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के कहीं नोट में डाल लो इस बात को जो मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम आगे बढ़ते जाते हैं शेल्स में, एनर्जी बढ़ रही है, देख रहे हो आप,
-13.6 से -3.4, यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। निगेटिव में वैल्यू कम दिख रही है, लेकिन वैसे एनर्जी पॉजिटिवली बढ़ती जा रही है। निगेटिव में -10 ज़्यादा है या -5 ज़्यादा है? ऑब्वियसली -5 ज़्यादा है, वो हिसाब यहाँ है, एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, यानी कि जो एनर्जी इसकी है माइनस इसकी एनर्जी, ठीक, वो ज़्यादा होगी। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, एनर्जी E2 माइनस E1, यानी कि सेकंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी का जो कि डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा E3 माइनस E2। ठीक है, ये बात आप नोट करके रख लो। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंसेस इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। फिर ये ज़्यादा होगा किससे? E4 माइनस E3 से। ठीक, ये फिर ज़्यादा किससे होगा? E5 माइनस E4 से, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? तो अब मुझे ये बताओ कि किसमें लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा? जहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा वहीं तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। सबसे कम एनर्जी कहाँ? E5 माइनस E4, और आओ इसके आगे और बढ़ो, E6 माइनस E5 हो गया, मिल गया आपको आंसर। सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी? E6 माइनस E5 में, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ? n बराबर 6 to n/5 में सबसे लीस्ट एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, इसको आप नोट लगा के लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज। सोडियम का निकालना है आपको। सोडियम का आपको पता है क्या होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 1। लास्ट ऑर्बिट कौन सी होती है? तीसरी होती है, यानी कि n = 3 हो जाएगा। ठीक, अब जब n = 3 है और एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो वो किस में जाएगा? s सब शेल में जाएगा। जब s में जाएगा तो उसके लिए l = 0 हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है? 3s1 कंडीशन है। s = 0, जब l = 0 है तो m भी क्या होगा? 0 होगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, तो कैसा होगा? स्पिन +1/2 होगा। ठीक है, तो अब ये देखो आप तीनों चारों कंडीशन कहाँ आ रही है? n = 3 देखो कहाँ ये दोनों हैं, l = 0, m = 0, दैट इज दिस, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? n = 3 है, l = 1 है, m = 0 है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे जिनके क्वांटम नंबर ये होंगे, यानी कि ऑर्बिट हमारी तीसरी है, l = 1 है, l का 1 यानी कि p सब शेल है, और m = 0 है। अब p के लिए आप लगाओ, p में 3 होते हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है 0 -1 +1। अब चूंकि m = 0 कर दिया तो आप देखो ऑर्बिटल तो एक ही है, तो कितने होंगे ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल होगा। इसलिए ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने कंडीशन क्या लगाई, ये नहीं कि आप l = 1 में 3 आते तो तीनों ही लिख दो, नहीं, m = 0 दे रखा ना, यानी कि एक ऑर्बिटल। कितने हैं? सिर्फ एक ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये जो उसमें ये दे रखा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, डेट इज मीन्स h/2π। और वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है h/2π √L × L+1। ठीक है, अब इसमें हम लगा देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की? h/2π आप ऐसे ही रहने दो। L की वैल्यू क्या है? D सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था SPDF 0 1 2 3, D के लिए 2 आ गई। ठीक है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, 2 × 2 + 1 कितना आ गया हमारा? h/2π √6 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस h/2π को हम h बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? C। ठीक, इस तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the uncertainties in the velocities of two particles A and B are 0.05 and 0.02 meter per second. The mass of B is 5 times to that of the mass of A. What is the ratio of uncertainties delta x upon delta B
इन देयर पोजिशंस। ठीक है, देखिए अब हमें दिया क्या क्या है। पहले जब हम इन सवालों को हल करते हैं तो पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दो हैं पार्टिकल्स, कौन कौन से, ए एंड बी, उनकी वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी है 0.05 और वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू कितनी है 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें गिवन है। मास ऑफ बी यानी कि एम बी इज 5 टाइम्स टू डेट ऑफ मास ऑफ ए के मास का 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब रेशियो ऑफ असर्टेनिटी पूछी है। अच्छा एक बार बताओ आप, असर्टेनिटी का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो एच अपॉन 4 पाई एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि ए के लिए भी इन दोनों का गुणनफल एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा और बी के लिए भी इन दोनों का गुणनफल एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मैं ये ए पार्टिकल के लिए लिखूं फॉर ए, ये फॉर्मूला बनेगा। चलिए अब मैं बी पार्टिकल के लिए लिखती हूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यूज बराबर है, तो जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इन दोनों का गुणनफल बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस आ गया आंसर। हमें यही करना है नेक्स्ट स्टेप में। क्या करना है देखिए, डेल्टा एक्स ए इंटू एम ए इंटू डेल्टा वी ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वी इंटू एम बी इंटू डेल्टा वी वी। क्लियर हो गई ये बात। वैल्यूज पुट कर दो। हमें निकालना क्या है, डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स वी तो निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, इसको नीचे लिया है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। करो, एम वी कितना है 5 MA, डेल्टा वी वी कितना है 0.02 अपॉन MA रहने दो आप, और डेल्टा वी वी कितना है 2 मिनट, हमने क्या कर दिया भाई, ये नीचे ए आएगा, ए कितना 0.05। ठीक, MA से MA कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया। तो कितना आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी की रेशियो 2, आंसर डेट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंटेन्स 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। देखो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो ये तो गलत है। अब हम कितना निकालें, कैसे निकालें, देखो ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम एंड देन ट्राइटेरियम, 3 आइसोटोप होते हैं, यहाँ ड्यूटेरियम की बात हो रही है। तो ये 1s2 उसका मास है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है एटॉमिक नंबर क्या 1, तो यानी कि 1 प्रोटॉन है, यानी कि 1 और न्यूट्रॉन है, तभी तो मास इसका 2 हुआ। तो यानी कि क्या ऑप्शन सही होगा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए आपके MCQs। ठीक, आप और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सारे MCQs सॉल्व करा पाना पॉसिबल नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए खुद से। और जो है नेक्स्ट वीडियोस में जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उनमें हम जो MCQs अलग से न लेकर जो भी हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के अंदर जो भी सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसी के साथ MCQs को, उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, जिससे हमें ये आइडिया रहेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।